हमेशा ऐसा माना गया है कि हमारा दिमाग रीजनरेट नहीं कर सकता, दिमाग के सेल्स फिर से नहीं बनते। ये जानकारी बिल्कुल गलत है क्योंकि ब्रेन सेल्स रीजनरेट कर सकते हैं। सच तो ये है कि जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हैं, आपके दिमाग की ज्ञान प्रणाली के आधार पर यह पता लगाया जाता है कि आपके दिमाग के सेल्स किस रेट से फिर से रीजनरेट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। आज हम बात करेंगे कि आप कैसे नर्व सेल्स को 5 गुना ज्यादा रीजनरेट कर सकते हैं। वैसे ये रिसर्च जानवरों पर की गई थी और इंसानों पर भी बहुत सारी रिसर्च की गई है। इसलिए जैसे जैसे मैं इस लिस्ट पर आगे बढ़ूंगा, मैं आपको विभिन्न चीजों की जानकारी देता चलूंगा जिनके जरिए आप अपने दिमाग का साइज बढ़ा सकते हैं। आपको सारे काम करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल उन्हीं को चुनना है जिन्हें आप कर सकते हैं। वैसे आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको किन कामों को करके अच्छा महसूस हुआ जिन्हें आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं ताकि आप अपने दिमाग का साइज बढ़ा पाएं या कम से कम आप न्यूरॉन्स को रीजनरेट तो कर ही सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये लिस्ट बहुत बड़ी हो सकती है, आप सब कुछ तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना भी आप कर पाएं वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ नहीं करने से अच्छा है कुछ कर ही लिया जाए। नर्व को रीजनरेट करने के प्रोसेस को न्यूरोजेनेसिस कहते हैं। बहुत सारी रिसर्च दिमाग के एक हिस्से पर की गई है जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं। वैसे हिप्पोकैम्पस क्या काम करता है उसकी जानकारी स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन या जानकारी को प्रवाहित करने का काम करता है। ये जानकारी आपकी मेमोरी, लर्निंग, स्पेशियल नेविगेशन से जुड़ी होती है। आप कुछ चीजों का आकार पहचान पाते हैं, किसी प्रॉब्लम का समाधान निकाल पाते हैं। प्रॉब्लम के समाधान के लिए आपको मेमोरी की जरूरत होती है, आप तर्क वितर्क कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट इन प्लेस मेमोरी भी होती है जिसके जरिए आप किसी वातावरण में किसी वस्तु को याद रख सकते हैं, जैसे कि आपको याद होता है कि आपने अपनी चाबी किस जगह रखी है। अगर आपको याद नहीं है कि आपने चाबी कहाँ रखी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके दिमाग के साथ कोई प्रॉब्लम है। ऐसा हो सकता है कि आपने पिछले दिन अच्छा खाना नहीं खाया, हो सकता है कि आपका ब्लड शुगर सामान्य नहीं है। अगर आपकी पत्नी, परिवार का कोई सदस्य या आपके माता पिता को मेमोरी प्रॉब्लम हो रही है और आप उन्हें बार बार याद दिलाते हैं कि वे चीजें भूल रहे हैं, तो उन्हें इससे बड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि आप जब भी किसी इंसान को बार बार टोकते हैं कि उनकी मेमोरी कम हो रही है, उसके कारण उनकी मेमोरी वास्तव में और भी कम होने लगती है। प्रैक्टिस के दौरान मुझे ऐसे कई विवाहित जोड़े मिलते थे, ये मेरे पास आते थे और कभी कभार अगर किसी ने कुछ गलत कह दिया होता था तो पति पत्नी एक दूसरे को सही किया करते थे। वे एक दूसरे की गलतियों या चीजें भूल जाने की गलती को उजागर करते थे। मैं उनसे अकेले में बात करने की कोशिश करता था। मैं कहता था कि अगर आपके पार्टनर ने ऐसा किया है तो आपको उसकी अनदेखी करनी चाहिए। मैं उनसे बात करने लगा और मैंने देखा कि जब पत्नी ने पति के भूलने की आदत को उजागर करना बंद किया, जब पत्नी ने पति को यह कहना बंद किया कि वे कुछ गलती कर रहे हैं, तब पति ने गलतियां करना बंद कर दिया। इसलिए मुझे लगता है कि जब आप किसी चीज पर जरूरत से ज्यादा फोकस करते हैं, उससे वास्तव में चीजें खराब हो सकती हैं। दिमाग की एक दिलचस्प बात यह है कि अगर हम दिमाग का साइज देखें और पता करें कि इसका वजन कितना है, और अगर हम पूरे शरीर के वजन से इसकी तुलना करें, तो ये हमारे शरीर के पूरे वजन का लगभग 2% ही होगा। दिमाग को शरीर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली ऑक्सीजन का 20% चाहिए होता है। शरीर के मेटाबॉलिज्म का 20% हिस्सा दिमाग को आवंटित किया जाता है। इसीलिए दिमाग को एनर्जी का भंडार कहते हैं। मैं जो पहली चीज आपको बताने वाला हूं वो इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण है। दिमाग का साइज बढ़ाने और एट्रोफी की रोकथाम के लिए आप जितने भी काम कर सकते हैं, उनमें से नियमित रूप से एक्सरसाइज करना बेहद महत्वपूर्ण है, और मैं यहाँ एरोबिक एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। ये आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगी, और मैं यहाँ दिमाग तक बहुत ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाने की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरी तरह की एक्सरसाइज अच्छी नहीं होती, लेकिन अगर आप लंबी पैदल यात्रा भी करते हैं या ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जहाँ आपके शरीर को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन प्राप्त होती है, तो ये एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज की तुलना में सबसे अच्छी रहेगी। वैसे मैं सभी एक्सरसाइज करने की सलाह देता हूँ। कुछ दिन मैं हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करता हूँ, दूसरे दिनों पर मैं हाइकिंग या लंबी पैदल यात्रा पर निकल पड़ता हूँ। इसलिए आप नियमित तौर पर एक्सरसाइज करके अपने दिमाग में सुधार कर सकते हैं। इसके विपरीत अगर आप इनएक्टिव रहते हैं, घर पर ही रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो ये आपके दिमाग के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। आपके दिमाग के लिए दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है फास्टिंग, और मैं यहाँ इंटरमिटेंट फास्टिंग और लंबी अवधि की फास्टिंग की बात कर रहा हूँ। ये बेहद शक्तिशाली तरीका है जिसके जरिए दिमाग को विकसित और उसे रिपेयर करने में मदद मिलती है। इसके लिए आपको रोजाना 2 बार भोजन करना होगा। 2 मील्स के बीच आपको 16 से 18 घंटों की फास्टिंग करनी होगी। ऐसा करना आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप रोजाना 1 बार ही भोजन करें और 23 घंटों की फास्टिंग करें तो ये उससे भी ज्यादा बेहतर रहेगा। ये सब आपकी लाइफस्टाइल पर निर्भर करेगा। ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आप अपने दिमाग को कितना रिपेयर करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स भी हों।
कहने का मतलब ये है कि जब आप बार बार कुछ न कुछ खाते रहते हैं, आप हमेशा स्नैक्स खाते रहते हैं, तो इससे कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और दिमाग को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये बात बिल्कुल गलत है कि आपको निरंतर शरीर या दिमाग को ईंधन देना पड़ता है। जब आप बार बार नहीं खाते और लंबे समय की फास्टिंग करते हैं, तभी दिमाग अच्छी तरह से काम कर पाता है। 48 घंटों की लंबी फास्टिंग आपके लिए बहुत बढ़िया साबित हो सकती है। कोल्ड थेरेपी न्यूरोजेनेसिस के लिए बेहद शक्तिशाली मानी जाती है। इससे नर्व सेल्स फिर से बनने लगते हैं। इसके लिए आप बर्फ में या ठंडे पानी में नहा सकते हैं। आप में से कुछ लोग ये काम नहीं करेंगे, कुछ ये करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे दिमाग को रीजनरेट करने में बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है। अगर हम इन तीनों चीजों को देखें और अगर हम पौराणिक काल की बात करें, जहां हम भूखे रहते थे, बहुत ज्यादा ठंड का सामना करते थे और हमेशा खाने की तलाश में जानवरों के पीछे भागा करते थे। इसी से हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती थी। इन कारणों की वजह से हमारा डीएनए विकसित हुआ है, शरीर इन तीनों चीजों के अनुकूल हुआ है और हमारा जीवन भी बेहतर हुआ है, क्योंकि हमें चाहिए था कि हमारा दिमाग शार्प रहे। इसलिए अगर आप भूखे रहकर ठंडी जगह पर एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे आपके दिमाग को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। लेकिन अगर आप बेहद आरामदायक वातावरण में रहते हैं, खाना हमेशा आपके आसपास रहता है, रेफ्रिजरेटर में खाने पीने का सारा सामान रहता है और आप आराम की जिंदगी बिताते हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। आप कुछ दूसरे काम भी कर सकते हैं। दिमाग के विकास के लिए ओमेगा 3 बेहद शक्तिशाली रूप से काम करता है। आप इसे कॉड लिवर ऑयल से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपके दिमाग का एक बड़ा हिस्सा डीएचए का बना होता है, जो एक प्रकार का ओमेगा 3 फैटी एसिड ही है। इसलिए इसे लेने से आपको बड़े पैमाने पर मदद मिल जाएगी और फिश ऑयल या कॉड लिवर ऑयल को नियमित रूप से लेना भी बहुत आसान है और ये आपके लिए फायदेमंद भी है। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी तेल हैं जो दिमाग के लिए बेहद हानिकारक साबित हो सकते हैं। इन्हें हम ऑक्सीडाइज तेल कहते हैं। इन तेलों को गर्म करके बनाया जाता है, जैसे कि वनस्पति तेल। इन्हें बनाने के लिए इन्हें हेक्सेन जैसे सॉल्वेंट के साथ गर्म किया जाता है और फिर आप खाना पकाने में भी इन्हें गर्म करते हैं। आप चीजों को फ्राई करने, पकाने या डीप फ्राई करने में इनका इस्तेमाल करते हैं। ये आपके दिमाग के लिए बेहद हानिकारक साबित होते हैं। वैसे आजकल हम इनके बदले ज्यादातर सैचुरेटेड फैट्स का इस्तेमाल करने लगे हैं, जैसे कि नारियल का तेल। कुछ लोग चर्बी का भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग मक्खन भी खाते हैं। खाना पकाने के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं, ये बेहद स्टेबल होते हैं, बशर्ते आप बहुत कम मात्रा में कार्ब खा रहे हैं। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, यानी कि कम कार्ब वाली डाइट, क्योंकि शुगर, रिफाइंड कार्ब और हाई कार्ब डाइट के कारण दिमाग में बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन होने लगता है। न्यूरो डीजनरेशन का सबसे बड़ा कारण है ग्लूकोज का हाइपोमेटाबॉलिज्म, जहां ग्लूकोज न्यूरॉन्स के अंदर मेटाबोलाइज नहीं हो पाता। ये प्रॉब्लम नर्व सेल्स के अंदर पैदा होने लगती है, जिसका मतलब ये होता है कि नर्व सेल्स को इसलिए क्षति पहुंची है क्योंकि उन्हें ईंधन के रूप में ग्लूकोज मिल नहीं पाया है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि आपको ज्यादा ग्लूकोज खाना चाहिए? इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत ज्यादा ग्लूकोज खा चुके हैं और उसके कारण आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है और उसके कारण आपका शरीर ग्लूकोज का भी विरोध करने लगता है। उसके कारण नर्व खराब होने लगती हैं और आपकी नर्व को एनर्जी के लिए ईंधन नहीं मिल पाता। कैसे हम इस जानकारी का इस्तेमाल कर सकते हैं? हम ग्लूकोज की मात्रा को कम कर सकते हैं और अपने न्यूरॉन्स को एक बेहतर ईंधन का विकल्प दे सकते हैं, जिसे कीटोन्स कहते हैं। कीटोन्स एक ऐसा ईंधन है जो ग्लूकोज की कमी के कारण नर्व को पहुंची क्षति को बाईपास कर सकता है और ये सीधा न्यूरॉन्स तक पहुंचकर उसे भोजन दे सकता है। ऐसा करने के लिए हमें कार्ब खाना कम करना होगा और हमारा शरीर नेचुरल तरीके से कीटोन्स बनाने लगेगा। हम सप्लीमेंट के रूप में भी कीटोन्स ले सकते हैं। हम फास्टिंग करके कीटोन्स पैदा कर सकते हैं। उसके लिए हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। हम एमसीटी ऑयल भी ले सकते हैं, क्योंकि इससे आपको और भी ज्यादा कीटोन्स मिलेंगे। मैं पहले ही कोल्ड थेरेपी के बारे में बता चुका हूं, लेकिन आप हीट थेरेपी भी ले सकते हैं। इसके लिए आप सौना में बैठ सकते हैं या गर्म पानी से नहा सकते हैं। ये भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा, लेकिन ये कोल्ड थेरेपी के जितना फायदेमंद नहीं है। दिमाग के लिए विटामिन B1 यानी कि थाइमीन बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। इसके विपरीत अगर आप में थाइमीन की कमी है, तो इससे आपके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। ये समस्या आजकल बेहद आम बनी हुई है। जब किसी इंसान में पर्याप्त विटामिन B1 नहीं होता, तो उसके कारण उसे एक समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जिसे वॉर्निकी-कोर्साकॉफ सिंड्रोम कहते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जहां आप में विटामिन B1 की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है और आपके दिमाग के न्यूरॉन्स डीजनरेट होने लगते हैं। उसके कारण आपके दिमाग में कई तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप बहुत ज्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट या बहुत ज्यादा शुगर खाते रहते हैं। अगर आपके शरीर में पर्याप्त विटामिन B1 नहीं होगा, तो आपके दिमाग में इन्फ्लेमेशन होने लगेगी और विटामिन B1 शरीर की कई चीजों की बेहतरी के लिए बेहद जरूरी होता है, खासकर दिमाग के लिए।
इससे आपको मानसिक तनाव कम करने में भी मदद मिलती है। अब प्रोबायोटिक्स की बात करते हैं। ये बेहद दिलचस्प विषय है क्योंकि आपकी आंतों और आपके दिमाग के बीच हमें एक कनेक्शन देखने को मिलता है। आपकी आंतों में मौजूद माइक्रोब्स सेरोटोनिन और अन्य कई तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स और रसायनों का निर्माण करते हैं। इसलिए अगर आपके पेट या आंतों में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका असर सीधा आपके दिमाग पर पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि एंटीबायोटिक लेने से आपके दिमाग पर बुरा असर पड़ता है, आपका मूड और आपकी ज्ञान प्रणाली प्रभावित हो जाती है, आपको इसके कारण डिमेंशिया भी हो सकता है, जो बड़ी अनोखी बात है। इसलिए अगर आप अपनी आंतों को सपोर्ट करते हैं तो आप दिमाग के सेल्स के विकास में मदद कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऐसे फूड्स खाने होंगे जिनमें फ्रेंडली माइक्रोब्स मौजूद हों। आप प्रोबायोटिक, साउरक्राउट, फर्मेंटेड फूड्स, माइक्रोब्स युक्त मिट्टी में उगाई जाने वाली सब्जियां खा सकते हैं। आप जानते ही होंगे कि सब्जियों में मौजूद फाइबर आपकी आंत के माइक्रोब्स को भोजन प्रदान करता है। अगर आप विभिन्न प्रकार की सब्जियां खाते हैं, अलग अलग तरह के लेटूस खाते हैं, तो ये आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा क्योंकि इससे माइक्रोबायोम की प्रजातियों में बढ़ोतरी होगी। एक दूसरा एंटीबायोटिक है, या आप कह सकते हैं कि इसे एंटीबायोटिक के रूप में पेटेंट किया गया था और उसका नाम ग्लाइफोसेट है। जीएमओ फसलों पर यह केमिकल छिड़का जाता है और इसके कारण हमारी आंतों के माइक्रोब्स प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको ऑर्गेनिक फूड्स खाने चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सूरज वास्तव में आपके दिमाग को सपोर्ट कर सकता है। सूरज से आपको एक तरह की एनर्जी प्राप्त होती है जिसे इंफ्रारेड कहते हैं। सूरज से निकलने वाली 50% लाइट इंफ्रारेड होती है। ये लाइट आपकी खोपड़ी के पार जा सकती है और इससे आपका मेलाटोनिन बढ़ सकता है, जो आपके दिमाग को सपोर्ट करने के लिए एक एंटीऑक्सीडेंट का काम कर सकता है। ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। सूरज से आपको विटामिन डी भी मिल जाएगा, जो आपके दिमाग के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। वही अगर आप घर के अंदर आर्टिफिशियल लाइट में रहते हैं तो इससे आपके दिमाग को बिल्कुल भी मदद नहीं मिलेगी। कुछ प्लांट बेस्ड फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी हैं जो आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। इनमें क्यूसेटिन, हल्दी और ग्रीन टी में मौजूद फाइटोन्यूट्रिएंट्स शामिल हैं। बहुत सारे प्लांट्स में बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। हमें कोलिन से भरपूर फूड्स भी देखने को मिलते हैं। कोलिन एसीटोकोलिन के लिए कच्चे माल के रूप में काम करता है। एसीटोकोलिन हमारे दिमाग में मौजूद एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। आपको एसीटोकोलिन की जरूरत होती है और कोलिन इस न्यूरोट्रांसमीटर का उत्पादन करता है। किन फूड्स में भरपूर कोलिन मौजूद होता है? ये आपको अंडे के पीले भाग से मिल जाएगा, ऑर्गन मीट्स और मछली से भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी आपके दिमाग के लिए बेहद जरूरी होते हैं। फिर हमें ग्रास फेड एनिमल प्रोडक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। हम ग्रास फेड और ग्रेन फेड के बारे में जानते हैं। ग्रास फेड प्रोडक्ट्स शरीर की सूजन कम करने का काम करते हैं क्योंकि इनमें ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का अनुपात अच्छा होता है। ये अनुपात बराबर होना चाहिए। इसलिए जब भी आप एनिमल प्रोडक्ट्स खाएं, उस समय आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अब अपर्याप्त नींद की बात करते हैं। हम यहाँ ये बात नहीं कर रहे हैं कि आप कितने घंटे सोते हैं, हम ये कह रहे हैं कि आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम है, आप बहुत ज्यादा कैफीन पीते हैं और स्टिमुलेंट्स लेते हैं, तो इससे आपके नर्व सेल्स का रीजनरेशन प्रभावित हो सकता है। आप कॉफी या कैफीन के विषय पर क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा कैफीन के कारण आपके दिमाग में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप कम मात्रा में कॉफी पीते हैं तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, खासकर कॉफी में पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो दिमाग को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में कैफीन लेते हैं तो उसके कारण आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। आप जानते होंगे कि जब आप कॉफी पीते हैं उससे आपकी ज्ञान प्रणाली स्टिमुलेट होने लगती है और अगर आप उसे बहुत ज्यादा स्टिमुलेट करेंगे तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। दिमाग के लिए, खासकर हिप्पोकैम्पस के लिए जिंक एक बेहद महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट है। जिंक विभिन्न एंजाइम्स को बनाने में मदद करता है। अगर आप में जिंक की कमी है तो उसके कारण हिप्पोकैम्पस खराब हो सकता है और उसके कारण आपकी ज्ञान प्रणाली और मूड प्रभावित हो सकता है। क्योंकि मैंने इस वीडियो में ओमेगा 3 या डीएचए ऑयल्स का जिक्र किया था जो दिमाग की सेहत के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हें लेना भी बहुत आसान है, तो मैं इस वीडियो के जरिए कुछ जानकारियां आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आप वो वीडियो यहां देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।